नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और मेन टॉपिक पर जाने से पहले अपन देखते हैं वही दो शब्द। तो इस क्लास में अपन ने पहले जो दो शब्द देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली के, उनमें आज आपके समक्ष जो दो शब्द है वो है AUTONOMOUS। इसे अपन क्या कह सकते हैं? इसे अपन बोल सकते हैं ऑटोनमस। ऑटोनमस ये अपन बोल सकते हैं या ऑटोनमस इस रूप में इसे लिख सकते हैं। क्या होता है ये? इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वायत्त। अब स्वायत्त क्या होता है? स्वायत्त कहते हैं अपने निर्णय लेने में और साथ साथ काम करने में, निर्णय व काम दोनों में यदि आप स्वतंत्र हो तो वहां पर आपको क्या कहा जाएगा? स्वायत्त कहा जाएगा कि मैं स्वायत्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तो अपने निर्णय लेने में और काम करने में दोनों रूपों में यदि स्वतंत्र है तो उसे हम क्या कह देते हैं? स्वायत्त कह देते हैं या ऑटोनोमस कह देते हैं। दूसरा शब्द आपके सामने है, दूसरा शब्द आपके सामने ये हो सकता है बैड कंडक्ट। BADCONDUCT। इसे अपन क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं बैड कंडक्ट। क्या होता है ये? बैड का मतलब बुरा होता है, तो यहां पर बुरे आचरण को या दुराचरण, हिंदी की किताबों में जो शब्द मिलता है वो मिलता है दुराचरण। तो बैड कंडक्ट किसे कहते हैं? दुराचरण या बुरे आचरण को बैड कंडक्ट कह दिया जाता है। अब अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में एक शब्द है ठुंगा। अब ठुंगा किसे कहते हैं? जो प्लास्टिक का लिफाफा आता है जिसे अपन सब्जियां आदि लाते हैं जिसमें, उसे अपन क्या कहते हैं? सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में लिफाफा कहा जाता है। और उसके बाद अगला शब्द यदि अपन देखें तो अगला आपके सामने शब्द है पुंगा या फिर मुसल। अब इसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि आप 3-4 लोग बैठे हैं, ठीक है, आपने कोई बात कही, आपका कोई मित्र है जिसको समझ में नहीं आई, आपने दोबारा समझा के कही फिर भी समझ में नहीं आई, आपने कहा मुसल है क्या? मतलब बेवकूफ। बेवकूफ को क्या कह देते हैं अपनी भाषा में? अब अपनी भाषा तो अपनी है, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो हर जगह अलग अलग रूपों में प्रयोग में ले लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए बचीड़ शब्द है। अब एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति खाना खाकर आया तो उसको देखते ही दूसरे ने कहा दिया है बचीड़। मतलब यहां भी खाने के लिए बचीड़ शब्द का प्रयोग हो गया। अब एक व्यक्ति चाय पीकर आया तो दूसरे ने कहा दिया है बचीड़। अब मतलब ये शब्द ऐसा है जिसको अपन अनेकार्थक शब्द कह सकते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में प्रयोग में लाया जाता है। उसी प्रकार से वैसे देखिए तो मुसल उसे कहते हैं जिससे अपन ओखली होती है उसमें कुछ कुटाई करते हैं, उसको कहते हैं। पर पुंगा के साथ यदि ये मुसल शब्द आया है तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? बेवकूफ। बेवकूफ को सामान्य भाषा में अपन मुसल कह देते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं मेन क्लास की तरफ। आज की क्लास में आपके सामने 4 शब्द है। ऑटोनमस यानी स्वायत्त, बैड कंडक्ट यानी दुराचरण, ठुंगा यानी लिफाफा और पुंगा यानी बेवकूफ। बेवकूफी भरी बातों के लिए अपन पुंगा शब्द काम में लेते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। तो मेन क्लास में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे विशेषण, और विशेषण के मुख्य भेदों के साथ साथ अपनों ने 2 अन्य भेद भी पढ़े। आजकल जिस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उनमें यदि अपन देखें तो एक चीज और देखने को मिलती है। वो क्या है? देखिए अपन वैसे तो वाक्य पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से और बता दूंगी, फिर भी यहां मैं आपको इस क्लास में बता देती हूं कि देखिए वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय।
ये वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब यहां पर वाक्य के अंग जो है वो किस रूप में और कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, और मैं यहां पर विशेषण में वाक्य क्यों लेकर आई हूं। यदि ये चीज क्लियर करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी विशेषण के भेद किए जाते हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर भी विशेषण के भेद किए जाते हैं। विशेषण के भेद किए जाते हैं, तो इसलिए यहां पर आपको ये चीज बताई जा रही है। क्लियर है? ये मैंने बीच में इसलिए बताई है क्योंकि मैं बहुत कुछ बता जाऊंगी और आपके दिमाग में यही चलेगा, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, आप समझ नहीं पाओगे। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, यानी विशेषण कहां प्रयोग किया जा रहा है, संज्ञा से पहले किया जा रहा है, संज्ञा से बाद में किया जा रहा है, तो उस आधार पर भी विशेषण के भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं उस आधार पर? 2 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? एक तो उद्देश्य विशेषण, जिसे विशेष्य विशेषण भी कह दिया जाता है, और दूसरा होता है विधेय विशेषण। ये 2 भेद विशेषण के माने जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर मैंने ये चीज बात की है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उसी आधार पर विशेषण के भी 2 प्रकार हो जाते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, वाक्य में ये कहां कहां पर प्रयोग में लाई जाती है और किस किस रूपों में प्रयोग में ये लाए जाते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनको आगे। देखिए, पहले तो अपन वाक्य में देख लेते हैं, वाक्य में समझते हैं कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। देखिए, एक वाक्य है, राम खाना खाता है, ये वाक्य है। ठीक है, तो यहां पर खाना कौन खा रहा है? राम खा रहा है, तो राम कौन है? करता है। ठीक है, खाता है, अब वो खा भी रहा है, और खाना और होना, ये दोनों कौन से शब्द हैं? क्रिया शब्द हैं, क्रिया शब्द। ठीक है, अब ये जो शब्द है वो कौन सा काम कर रहा है? काम किसे कहते हैं? अपन कर्म को कहते हैं। तो यहां पर कौन सा काम कर रहा है? खाना खाने का काम कर रहा है। तो क्या का उत्तर, राम क्या खाता है? तो खाना खाता है। क्या का उत्तर कर्म होता है, ये अपन क्रिया में पढ़ चुके। तो यहां पर ये क्या है? कर्म है। अगर अपन अंग्रेजी की बात करें तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है और ये वर्ब हो जाती है। ठीक है, परंतु हिंदी में 3 अंग नहीं माने जाते। हिंदी में सिर्फ 2 ही अंग माने जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो कर्ता और एक क्रिया। तो कर्म कहां जाएगा? कर्म क्रिया के साथ ही जाता है। ठीक है, और कर्म और क्रिया को मिलाकर हिंदी वाक्यों में इसे क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। और कर्ता अकेला क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। तो इस आधार पर हिंदी वाक्यों में वाक्य के 2 ही अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। अकेला कर्ता तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और बाकी पूरा का पूरा वाक्य किस में चला जाएगा? विधेय चला जाएगा, विधेय में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक वाक्य और है। क्या? राम पुस्तक पढ़ता है। पहली बात, मेन बात इतनी सी, यदि आपको वाक्य में 2 ही चीज पूछी जा रही है, याद रखना, ध्यान से पढ़ना इस चीज को। ये वाक्य भी क्लियर हो रहा है यहाँ पे, और इसके साथ साथ विशेषण भी क्लियर हो रहा है। तो यहां पर 2 ही चीजें हैं। अगर जो एग्जामिनर है वो ऊपर की बात पूछ रहा है तो ये 2 ही चीजें रहेगी। कभी कभार एग्जामिनर अंदर की चीज पूछ लेता है। तो अंदर की चीज क्या हो सकती है? यहां पर
पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। तो राम कौन है? कर्ता। और कर्ता होने के नाते ये तो क्या कहलाएगा? उद्देश्य कहलाएगा। ये चीज अपन समझ चुके, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि क्रिया प्रत्यक्षता क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। तो पढ़ना और होना ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। क्लियर है? ये विधेय हो जाएगा, ये उद्देश्य हो जाएगा। ये जो कर्म है, ये अगर इस रूप में पूछ लिया जाए तब तो ये पूरा विधेय है, परंतु कभी कभार अलग से इसके लिए पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। तो देखिए, ये जाएगा तो विधेय में ही, परंतु ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। विधेय का विस्तार, ये विधेय के विस्तार में चला जाएगा, ठीक है। ये विधेय और ये विधेय का विस्तार। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक वाक्य है, राम बैठा है, तो यहां पर इनके अलावा कोई चीज नहीं है। यहां पर सही रूप में वाक्य के दो ही अंग हैं। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य हो गया और इसके साथ साथ ये विधेय हो गया। माने ये क्रिया हो गई और ये कर्ता हो गया। ये कौन हो गया? कर्ता हो गया। अगर सही रूप में वाक्य के अंगों को पहचानना हो तो यहां पर कर्ता और क्रिया ही होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया कि ये तो उद्देश्य है, ये विधेय है। अगर कर्ता के अलावा कोई अन्य चीज कर्म से संबंधित आ जाती है तो वो फिर क्या कहलाती है? विधेय का विस्तार कहलाती है। अब तो क्लियर है, ठीक है। यहां पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप अपनी भाषा में कहीं भी उतार लीजिए ताकि आपको बाद में समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे। तो हिंदी वाक्य के कितने अंग? 2 अंग। और कौन कौन से अंग? एक तो उद्देश्य और एक विधेय। जैसे रघु जा रहा है। अब यहां पर रघु कौन है? कर्ता। कर्ता माने उद्देश्य। जाना, रहना, होना, तीनों की तीनों कौन से शब्द है? क्रिया शब्द। तो क्रिया माने विधेय। विधेय। अब अपन ऐड करते हैं विधेय के विस्तार को। कर्ता के बारे में कही गई, कर्ता के बारे में कही गई बात उद्देश्य का विस्तार कहलाती है। जबकि क्रिया के बारे में कही गई बात क्या कहलाती है? विधेय का विस्तार। अत्यंत महत्वपूर्ण बात। कर्ता के बारे में कोई भी बात की जाएगी वो उद्देश्य का विस्तार में चली जाएगी, और क्रिया के अलावा चाहे कर्म आ जाए चाहे क्रिया के बारे में कोई बात कही जाए, सब के सब किस में जाएंगे? विधेय का विस्तार में जाएंगे। अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना है, कर्म को लेकर ही नहीं आना, क्योंकि वाक्यों में अंग के रूप में कर्म का कहीं नामो निशानी नहीं है, ठीक है। अपन यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ते कि अपन जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लेकर आए, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इन दोनों से संबंधित अपन उदाहरण देखते हैं कि ये किस प्रकार से हो सकते हैं। हाँ, तो यहां पर पहले तो अपनों ने देखा उद्देश्य और विधेय को, ठीक है। अब अपन देखते हैं, एक वाक्य है, सीता सिलाई का काम करती है। अब सिलाई का काम कौन करता है? सीता करती है। तो सीता कौन हुआ? कर्ता। कर्ता माने उद्देश्य। अब सीता तो उद्देश्य होगी। अब सिलाई का काम करती है। अब क्रिया शब्द तो ये दो ही है, क्रिया।
यानी विधेय। अब विधेय तो यही है, तो वो क्या करती है, सिलाई का काम करती है, तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा, विधेय का विस्तार में चला जाएगा। मूल रूप में क्रिया ही विधेय है, ऐसे नहीं है कि ये पूरा का पूरा विधेय है। ये पूरा का पूरा विधेय तब माना जाएगा जब ऊपरी बातें पूछी जा रही है। मूल रूप में क्रिया है और ये क्रिया का विस्तार या विधेय का विस्तार होने के कारण ही किस में चला जाता है, विधेय में ही चला जाता है। और यहां पर ये करता है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर दो चीजें समझ में आई, उद्देश्य और विधेय। यहाँ पर अपनी तीन चीजें दिमाग में आ रही है, एक तो उद्देश्य, एक विधेय और एक विधेय का विस्तार। अब एक वाक्य आपके सामने है, वाक्य सामने है कि गीता की बहन सीता, गीता की बहन सीता, सीता रामायण का पाठ करती है। ये लीजिए, सबसे पहली बात तो रामायण का पाठ कौन करता है, सीता करती है। तो सीता कौन है भी, रामायण का पाठ कौन कर रहा है, सीता रामायण का पाठ करती है, ठीक है। तो अब यहां पर ये तो कौन हो गई, कर्ता हो गई, कर्ता यानी उद्देश्य हो गई, ये उद्देश्य हो गई। अब करती है, ये कौन होगी, क्रिया, क्रिया का मतलब ये विधेय हो गया, ठीक है। दो चीजें अपनी क्लियर हो गई, ये उद्देश्य वो विधेय, ये कर्ता वो क्रिया। मूल रूप में अपने को ध्यान रखना है कि कर्ता अकेला तो क्या कहलाएगा, उद्देश्य, क्रिया अकेली क्या कहलाएगी, विधेय। अब ये क्या करती है, रामायण का पाठ करती है, यानी क्रिया के बारे में बात कही जा रही है, विधेय के बारे में बात कही जा रही है, तो ये तो क्या कहलाएगा, विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार। अब ये जो सीता है वो किसकी बहन है, गीता की बहन है। अब ये सीता के बारे में बात कही जा रही है कि भाई सीता कौन है, गीता की बहन है जो रामायण का पाठ कर रही है। तो चूंकि ये उद्देश्य के बारे में बात कही जा रही है, कर्ता के बारे में बात कही जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य का विस्तार। ये लो, अब तो सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर ये चीज मैंने डीपली इसलिए करवाई है क्योंकि वाक्य भी आपको पढ़ना है, तो इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर गीता की बहन है, ये उद्देश्य का विस्तार, सीता उद्देश्य, रामायण का पाठ विधेय का विस्तार, और करती है विधेय हो जाएगा। क्लियर है। अब इतने वाक्यों में अपनों ने देखा क्या, ये दो फायदा करेगी ये चीज, यहां पर पढ़ने से अपने को दो जगह की दो चीजों का फायदा होगा। कौन सा, एक तो यहां पर अपने वाक्य के अंग क्लियर हुए, दूसरी बात अपने को यहां पर विशेषण पढ़ने की एक ट्रिक मिल जाएगी। देखिए, अपनों ने जितने भी वाक्य पढ़े उनमें दो दो अंग थे, एक उद्देश्य और एक विधेय। पहले कौन आ रहा था और बाद में कौन आ रहा था, पहले उद्देश्य आ रहा था, उद्देश्य आ रहा था, और बाद में कौन आ रहा था, विधेय आ रहा था। ये चीज अपनों ने देख ली है, क्योंकि क्रिया वाक्य के अंत में आती है, उद्देश्य या कर्ता पहले आता है, ठीक है। तो अब यहां पर अपन देखते हैं विशेषण के भेदों को। तो विशेषण के वाक्य के आधार पर जो दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, ये क्या होता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। उद्देश्य चूंकि पहले आता है तो इसलिए संज्ञा व सर्वनाम से पहले यदि विशेषण आ जाए, पहले यदि विशेषण आ जाए तो ये विशेषण क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उद्देश्य पहले आता है। ये ट्रिक हो गई, समझने की ट्रिक। उद्देश्य हमेशा पहले आता है, तो संज्ञा व सर्वनाम से पहले यदि विशेषण का प्रयोग तो वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य। और संज्ञा या सर्वनाम के बाद यदि विशेषण शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है, क्यों,
क्योंकि विधेय में बाद में आता है, विधेय बाद में आता है, तो इसलिए ये विधेय विशेषण कहलाएगा। हो गई ना क्लियर चीज? उद्देश्य पहले आता है वाक्य में, विधेय बाद में आता है, तो विशेषण यदि इनसे पहले आ गया तो उद्देश्य विशेषण, और बाद में आया तो विधेय विशेषण। कैसे? देख लीजिए, एक वाक्य है, बाजार से ताजा सब्जी लाना। अब ये वाक्य है, अब सब्जी लानी है, और सब्जी की विशेषता कौन बता रहा है? ताजा। अब ताजा यहाँ पर विशेषण शब्द है, और वो कहाँ आ रहा है? सब्जी से पहले आ रहा है। पहले आ रहा है तो इसमें कौन सा विशेषण माना जाएगा? उद्देश्य विशेषण माना जाएगा। उसी प्रकार से इसी वाक्य को यूं लिख दिया कि बाजार से सब्जी ताजा लाना। अब यहां पर क्या किया? यहां पर सब्जी के बाद विशेषण शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब बाद में प्रयुक्त हुआ है, तो बाद में प्रयुक्त होने के कारण ये विशेषण क्या कहलाएगा? विधेय विशेषण। क्लियर? तो यहां पर इस सूत्र के द्वारा ये चीज देखने पर ये मुश्किल नहीं लगी, नहीं तो अक्सर है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ कि रीट की एग्जाम है, उनमें जो फर्स्ट लेवल है या जो सेकंड लैंग्वेज है, उनमें है वो गद्यांश व पद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्यांश व पद्यांश में अक्सर ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन अच्छे तरीके से उनको देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं, देखिए इस क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। 4 भेदों के अलावा 2 अपनों ने अन्य भेद भी पिछली क्लास में पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं अगले विशेषण में आगे क्या है। तो देखिए, वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने? तो 2। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य विशेषण, या फिर यहां लिखें अपन इधर ताकि परिभाषा भी इसकी आ जाए। एक तो कौन सा? उद्देश्य विशेषण, और दूसरा कौन सा? विधेय विशेषण। ठीक है। अब उद्देश्य विशेषण क्या होगा? इसको यदि परिभाषित किया जाए तो यहां पर यदि किसी वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले लिख दिया जाए तो वहां वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। कौन सी? यदि किसी वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले लिख दिया जाए तो वहां पर वह उद्देश्य विशेषण कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन विधेय विशेषण की भी परिभाषा देख लेते हैं। तो उद्देश्य विशेषण हो गया, उसके बाद दूसरा भेद कौन सा? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण अब ये कहां होता है? यदि किसी वाक्य में
विशेषण शब्द वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य के बाद प्रयुक्त किया जाए तो वहां विधेय विशेषण माना जाएगा। ये लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखते हैं अपन इनसे संबंधित, इन दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ताकि ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहां पर आपके सामने कुछ वाक्य लिख रही हूं, आप स्वयं चयन करेंगे कि कौन से में उद्देश्य विशेषण है, कौन से में विधेय विशेषण है। तो देखिए, शरबत मीठा है। अगला खट्टा भी होता है भाई, नींबू डाल दिया जाता है, तो यहां पर मीठा है, ठीक है। प्यासा कौआ बालक मोटा है। मोटा बालक बैठा है। बालिका सुंदर है। हाँ, इनमें चयन कीजिए। शरबत क्या है? विशेषण। उसके बाद विशेषण आया तो कौन सा होगा? विधेय विशेषण होगा। प्यासा कौआ, कौआ कौन है? विशेषण। और प्यासा कौन सा शब्द है? विशेषण शब्द है। तो इसलिए ये इससे पहले आया है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। बालक मोटा है। अब मोटा क्या है? विशेषता। और बालक कौन है? विशेष्य। तो यहां पर बाद में आया तो विधेय, विधेय विशेषण। और उसके बाद मोटा बालक अब विशेष्य से पहले आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य। यहां पर ध्यान में रखना, उद्देश्य विशेषण को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। काफी जगह पर उद्देश्य विशेषण नाम नहीं आता, विशेष्य विशेषण नाम आ जाता है। यहाँ पर बालिका कैसी है? सुंदर है। तो विशेष्य के बाद आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कहलाएगा? विधेय विशेषण कहलाएगा। विधेय विशेषण कहलाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। यहां पर विशेषण के ये दो भेद भी मैं समझती हूं कि अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। साथ साथ आप दो दो वाक्य स्वयं से बना लीजिए, अपने आप और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यदि किसी वाक्य में समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, कैसा है, तो हम है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अब विशेषण में क्या ऐसी चीज बची है जो अपने को पढ़ना है? देखिए, विशेषण से संबंधित कभी कभी अवस्थाएं पूछ ली जाती हैं। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? 3 अवस्थाएं मानी जाती है। कौन कौन सी मानी जाती है? एक, पहली की यदि बात करें तो मूलावस्था। मूलावस्था अर्थात मूल अवस्था को ही मिलाकर दीर्घ संधि के तहत क्या बना दिया गया? मूलावस्था। दूसरी,
उत्तरावस्था यानी उत्तर की अवस्था या इसके बाद की अवस्था। तीसरी उत्तमावस्था, उत्तमावस्था यानी सबसे ऊपर की अवस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या होता है, कहां कहां मानी जाती है, ये चीज अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे परंतु अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।